क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपने केमिस्ट्री क्लास में हैं और मैं ललित मिश्रा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, और कोशिश कर रहा हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, मैं इस तरह से आपको केमिस्ट्री सिखाऊं। तो यहाँ पर आप लोग पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बिना पेन पेपर के कोई भी सब्जेक्ट को सीख पाना पॉसिबल नहीं है, सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। तो इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और मेरे साथ केमिस्ट्री ज़रूर सीखें, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लग ही रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें कि इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊं। तो जो कोई भी मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब करके फ्री में वीडियो देखो यार, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने डाउट्स भी वहाँ पर कमेंट्स में डाल सकते हो और मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोगों का क्लास 11th का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, और इसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 13, और वो है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमें करना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसमें से टॉपिक हमें एरोमेटिसिटी, उसका नोमेनक्लेचर, इन टॉपिक्स को हमें यहाँ पर कवर करना है। और जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, एल्कीन्स एल्काइंस का मैंने वहाँ पर डिफरेंस भी बताया हुआ है, और नोमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस आता है, उनके क्या आइसोमेरिज्म है, ये सब इसके जस्ट पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। प्ले लिस्ट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में। 11th के ऑर्गेनिक का पूरा आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वहाँ पर देख सकते हैं, और जल्दी मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अभी 12th के सॉल्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड्स का टाइम है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? जनरली हमारा स्टेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और देन मेन हमारा सॉल्युबिलिटी होता है, ये सब। तो स्टेट को देखा जाए तो क्या होना चाहिए? तो क्लियरली ये भी 4 कार्बन तक ऑलमोस्ट आपका गैसेस फेज में आएगा। देन उसके बाद लिक्विड फेज स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि बाकी हाइड्रोकार्बन एल्केन्स एंड एल्कीन्स में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मास क्या है, कम है, और साइज भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल का नहीं हो पाता है वहाँ पर। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होगा, स्टेट हमारा गैसेस रहेगा। उसके बाद मास और साइज दोनों बढ़ने की वजह से वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी वीक पोलैरिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो उसकी वजह से जो 5 कार्बन और उससे करीब करीब 13-14 कार्बन तक वो लिक्विड फेज में रहता है। उसके बाद साइज और मास और ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका सॉलिड फेज स्टार्ट हो जाता है। और पहले तो वैक्सी सॉलिड होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक चेन है पूरा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कार्बन चेन बढ़ने से कम होती जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके साथ ही जैसे जैसे ये कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा, उसमें स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल सॉलिड स्टेट में आता जाएगा। ये तो बात थी स्टेट की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, स्टेट की हमने बात कर ली है। जो कार्बन एटम के साथ कार्बन इंक्रीज होगा तो स्टेट आपका फिर गैस टू लिक्विड टू फिर सॉलिड पहुंच जाता है। तब हम बात करेंगे सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट की। जैसा कि हम जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी स्टेट की तरह ही साइज एंड मास पर डिपेंड करता है। तो क्लियर है कि जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा एल्काइन के अंदर, वैसे वैसे साइज एंड मास दोनों ही बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कार्बन एटम यदि बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है।
क्योंकि इससे साइज एंड मास दोनों इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, साइज एंड मास इंक्रीज हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये एक शॉर्ट आपका एक तरह से नोट्स बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए साइज और मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही रहा है। तो अब यदि हम आइसोमर्स की बात करें, क्योंकि हमारा एल्काइंस जो है मैंने डिस्कस किया है वो पोजिशनल एंड ओनली ब्रांच आइसोमर दिखाता है। तो यदि ब्रांच आइसोमर की हम बात करें तो ब्रांचिंग होने से क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर मास तो सेम है बट एरिया जो उसका है, जो एरिया वो कवर करेगा सरफेस एरिया, वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमने यहाँ पर जैसे ले लिया हेक्साइन 1 2 3 4 5 और हमने ले लिया हेक्साइन। अब इसी को यदि हम 2 मिथाइल पेंटाइन में कन्वर्ट कर दें, 3 मिथाइल पेंटाइन में कन्वर्ट कर दें, 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ऊपर वाले से डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी बॉइलिंग पॉइंट। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी और सेकंड वाले की कम होगी, यानी फर्स्ट की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सेकंड से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन का जो लेंथ है वो छोटा हो गया है। क्योंकि इसमें ओनली 5 कार्बन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ 5 कार्बन पर डिपेंड करेगी। तो पहले हमें देखना है साइज एंड मास, जो कार्बन एटम इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। उसके बाद यदि आइसोमर्स है तो हमें देखना है क्या उसमें ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग यदि बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की। जैसे कि एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये दोनों इनसॉल्युबल थे वाटर में, उसी तरह से एल्केन्स एंड एल्कीन्स इनसॉल्युबल थे वाटर में, तो एल्काइंस भी इनसॉल्युबल होगा वाटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी ओनली कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से। लेकिन फिर भी यदि कंपैरेटिव आइडिया लिया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है sp कार्बन की, और इसकी हमारा पॉजिटिविटी आता है, तो थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन जाता है। तो इसकी वजह से यदि कंपेयर किया जाए उस निग्लिजिबल सोल्युबिलिटी में भी, तो कहा जा सकता है कि एल्काइन आपका ज़्यादा सोल्यूबल होगा। लेकिन यदि कार्बन एटम का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर है, तो उसमें तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, उसमें कंपैरिजन करना भी जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हमारे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो अब हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्काइंस का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हमें यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, फिर दोबारा हमें याद में लाना पड़ेगा इस बात को कि यहाँ पर sp कार्बन अवेलेबल है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जैसे आपका इथाइन के पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, तो क्लियरली इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, यानी ये भी नेगेटिव होगा इसके केस में, इस बॉन्ड के केस में, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों जगह से H+ के निकलने के चांसेज हैं भैया। तो H+ निकलेगा तो क्या होने वाला है भैया, तो H+ जिसमें से निकलता है उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यानी इसमें एसिडिक कैरेक्टर पॉसिबल है। आप कहेंगे सर ये कैसे कैसे कंफर्म करेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए, हर एक चीज़ की तो कंफर्मेशन की जाती है, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन करेंगे भाई। देखो, तो यदि हम इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया, जो कि एक्टिव मेटल्स कहलाता है, यानी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हमारा बनाएगा सोडियम इथाइनाइट। कहीं एक जगह से H को निकाल सकता है या दोनों जगह से भी निकाल सकता है, और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस दे सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों जगह से निकाले। यदि इसका हमने दोबारा Na के साथ रिएक्शन करवाया तो ये H भी यहाँ से निकल सकता है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा प्लस है और ये माइनस है। और आप देखोगे कि हमारा ये जो सोडियम इथाइनाइट बना है, क्या कहेंगे इसको, सोडियम इथाइनाइट। जैसे सोडियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं,
सोडियम के साथ इथाइन लगा है, सोडियम इथाइनाइट। ये हमारा आगे न्यूक्लियोफाइल भी दे सकता है, यानी नेगेटिव वाला पार्ट दे सकता है। जहाँ कहीं भी हमें इथाइन ग्रुप को अटैच करना हो चेन में, हम ईजिली उसको एक दूसरे माइनस वाले एटम या ग्रुप की जगह पर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जो ये सब 12th में काम आने वाला है, यहाँ पर भी काम आएगा जब हम कन्वर्जेंस करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होना क्या दिखा रहा है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर है। अब एसिडिक कैरेक्टर यदि इसमें हम कार्बन एटम को बढ़ाते चले जाएं तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ऐसा क्या है, एक तो इसमें देखो एक ही हमारे पास H+ यहाँ पर निकलेगा, इस वजह से भी कम हो जाएगा। दूसरी बात, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो पोलैरिटी आपका इस बॉन्ड का बढ़ता जा रहा है। ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। जितनी ज़्यादा यहाँ पर कार्बन चेन बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आता जाएगा, यानी ये चेन हमारा -I इफेक्ट में जा रहा है, यानी ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता जाएगा। तो बॉन्ड यहाँ से क्लीव होने के ज़्यादा चांसेज हो सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पाई बॉन्ड होने की वजह से आपका यहाँ पर एडिशन रिएक्शन सब ज़्यादा होगा, H+ को निकालने के कम चांसेज है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ ही निकल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ाएंगे तो इसके +I इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होती है। हमेशा ध्यान रखना है, +I इफेक्ट जो कुछ भी है वह एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। और यदि हम ज़्यादा इसको अच्छी तरह समझना चाहें तो +I इफेक्ट की वजह से होने क्या वाला है, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा ज़्यादा रिपेल होने लगेगा। जैसे और भी कार्बन हमने बढ़ाया तो हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है, कम शेयर्ड होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा, इनकी रिपल्शन बढ़ती जाएगी और ये किसी दूसरे एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ये ईजिली डोनेट होने लगेगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीसीज बेसिक कैरेक्टर की होती है, उनको लुईस बेस माना जाता है। यह हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यानी यहाँ पर लुईस बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा। तो क्लियरली एसिडिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। इसलिए भी कार्बन एटम बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर कम होती जाती है। लेकिन यदि हमने दोनों तरफ कार्बन चेन बढ़ाया, दोनों तरफ कार्बन चेन बढ़ाया तो ऑलमोस्ट इसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा, नो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर होगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं एसिडिक कैरेक्टर की वजह से होने वाला है, उसको हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। आगे हम इसके रिएक्शंस करने जा रहे हैं। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस में, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व होगा। तो एडिशन रिएक्शंस क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है, यानी यहाँ पर 1 सिग्मा है और 2 पाई है। क्लियरली एडिशन तो एक्चुअली 2 स्टेप भी हो सकता है, यानी 2 एटम का दोनों में या ग्रुप का एडिशन हो सकता है कार्बन में। तो हम देखेंगे अब आगे एडिशन रिएक्शन किस तरह का है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन हम एल्काइन में करके एल्कीन भी बना सकते हैं, यानी एल्कीन पर भी स्टॉप किया जा सकता है, जो कि हम एल्कीन के प्रिपरेशन में देख चुके हैं। यहाँ पर मैं ओवरव्यू दूंगा रिएक्शन का, और एल्केन में भी किया जा सकता है। तो यदि हम एल्कीन में इसको बनाना चाहते हैं, यानी रिडक्शन टू एल्कीन, हाइड्रोजन का एडिशन एक तरह से रिडक्शन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिडक्शन टू एल्कीन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ब्यूटाइन है, यानी ब्यूट 2 आइन है, और इसमें हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का H2PD के प्रेजेंस में, लेकिन हम यहाँ पर चारकोल भी साथ में लेंगे, यानी पेलेडाइज्ड चारकोल लेंगे। और आपको ये याद होगा ये हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट है, लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ये हम लोग देख चुके हैं। यानी PDC हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम एल्कीन के प्रिपरेशन में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा है क्या, ये हमें देगा सिस एल्कीन देने वाला है, यानी दोनों CH3 इस तरह से अटैच हो जाएंगे। इसका स्पेटल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा,
और H नीचे दोनों सेम साइड आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सिस ब्यूटीन। तो यहीं पर यदि हम इसमें ब्यूट 2 आयन में यदि हम हाइड्रोजन का एडिशन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करें तो यहाँ पर हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर आने वाला है, यानी यहाँ पर ट्रांस टाइप से ज्योमेट्री हो जाती है। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रांसब्यूट ट्विन। तो इस तरह से हमारा सिस और ट्रांस एल्कीन बन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन लिया, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर सी नहीं डाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यानी अगला हमारा हो जाएगा रिडक्शन टू एल्केन। यदि हम यहाँ पर ब्यूटाइन लेते हैं यानी ब्यूटवाइन लेते हैं तो हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यानी 2H2 लेंगे एंड PD के प्रेजेंस में ये हमें दे देगा ब्यूटेन। इस तरह से हमारा एल्केन यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी इसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से एल्कीन और एल्केन हमारा बन सकता है। भले यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लीजिए हमारा कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, क्लियरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 2H2 डालेंगे हम, PD लेंगे और ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा एल्केन बन सकता है। अब हम सेकेंड करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। इसको आप हैलोजिनेशन कह सकते हैं या डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। सीधे सीधे हम हैलोजन का एडिशन कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास मान लीजिए इथाइन है, इथाइन में यदि हम हैलोजन को ऐड करें तो क्लियरली 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 2Br2। वही CCl4 लेंगे जो एल्कीन में लेते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे टेट्रा, क्योंकि सेम हैलोजन है, टेट्रा प्रोडक्ट बनेगा, टेट्रा ब्रोमो इथेन बनने वाला है। तो ये किस तरह से बनेगा, CH, इसमें भी 2Br आ गया, दूसरा भी हमारा CH, इसमें भी 2Br आ जाएगा। तो क्लियरली आप इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन आ जाएगा। यानी टेट्रा हेलो प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है, बाकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन में भी ऐसा ही होगा। यदि हम Cl2 का एडिशन करवाते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, क्लियरली यहाँ टेट्रा क्लोरो बनेगा। क्लियरली यहाँ पर 1122 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन बनेगा। इस तरह से यहाँ पर टेट्रा हेलो प्रोडक्ट बनता है एडिशन ऑफ हैलोजन से। हम अगला इसमें ले सकते हैं एडिशन ऑफ HX। तो जब हम HX का एडिशन करेंगे तो इसमें भी देखेंगे यदि हमारे पास सिमेट्रिकल एल्काइन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से किसी भी एक में H और किसी भी एक में हम हैलोजन ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर एसिमेट्रिकल एल्काइन है तो वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट टाइप से आएगा। ज़रा यहाँ पर देखें, जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं प्रोपाइन को। प्रोपाइन में यदि हम HBr करते हैं, क्लियरली हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, मार्कोनिकॉव एडिशन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में इसके पास H ज़्यादा है क्योंकि एक H है कम से कम और इसके पास कोई भी H नहीं है, तो H कम हो गया। यानी इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, एक HBr का एडिशन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा CBr डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2। इसमें फर्दर HBr का एडिशन होगा क्योंकि 2 मोल लिया था हमने, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 2 स्टेप में मैं इस एडिशन को दिखा रहा हूँ। यहाँ से 1 मोल ही रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है, दोबारा CH3 का CH3 रहेगा, CBr इसमें एक और आ जाएगा
और ये बन जाएगा हमारा CH3, क्योंकि यहाँ पर भी मार्कोनिकॉव एडिशन लगाना है। तो क्लियरली हमारा मार्कोनिकॉव एडिशन से यहाँ पर बन रहा है जैमिनल डाइहैलाइड। तो HBr के यानी HX के एडिशन से जैमिनल डाइहैलाइड बनता है। जैमिनल डाइहैलाइड का क्या होता है? जब सेम कार्बन बियर्स 2 सेम X ग्रुप्स, तो उसको हम जैमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास सिमेट्रिकल आता है, जैसे हमारे पास इथाइन आ गया है, इसमें हम 2HBr कर रहे हैं, किसी भी एक में हम दोनों H को ऐड कर सकते हैं और किसी दूसरे कार्बन में दोनों Br ऐड कर सकते हैं। बनाना हमें जैमिनल ही है। एक H था इसके साथ और इधर हो गया हमारा CH3। इस तरह से ये भी हमें जैमिनल डाइब्रोमाइड दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जैमिनल प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O करेंगे हम। H2O का एडिशन जैसे एल्कीन में हो रहा था, कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी एडिशन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अलग लिया जाएगा। और कंडीशंस अलग लिया क्या जाएगा, जरा उसको देखें। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमें है प्रोपाइन, हमें गिवन है। तो यदि हम प्रोपाइन में एडिशन करने जा रहे हैं H2O का, तो हमें डाइल्यूट करके लिखा रहेगा Hg2+ एंड H2S। तो हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं और एडिशन ऑफ वाटर में आपका गिवन रहेगा डाइल्यूट Hg2+ H2SO4 का मिक्सचर। इसमें आपको खुद ही डाइल्यूट का मतलब वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और हमें यहाँ पर करना है मार्कोनिकॉव एडिशन वाटर का। यहाँ पर यदि मार्कोनिकॉव एडिशन होगा तो क्या बनना चाहिए, CH में H ऐड होना चाहिए वाटर का और OH ऐड होना चाहिए इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हमारा बनना चाहिए COH एंड यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आएगा। लेकिन ये हमारा आइसोमेराइज हो जाता है। अब यहाँ तो ओनली आइसोमेराइजेशन लिखा हुआ, क्योंकि आपके सिलेबस में इस आइसोमेराइजेशन को समझाया नहीं गया है, लेकिन एक्चुअली ये टॉटोमेराइजेशन हो रहा है। ये आइसोमर कौन सा है, टॉटोमेरिज्म है। यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो रहा है। उसमें क्या होने वाला है, ये जो H है ये H+ के फॉर्म में यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। यानी हमारा ये इनॉल बन गया है। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट साथ में हमारा OH लगा है, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म। ये हमारा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो जब OH आपके किसी बीच वाले कार्बन पर रहे, टर्मिनल कार्बन पर नहीं हो, तो वो हमारा बन जाता है कीटोन। यहाँ पर ये बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाएगा, O के साथ H पहुँच जाएगा, CH3 बना देगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इसको हम ट्रिक के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हमें वाटर का एडिशन करना है, माइंड में वाटर को रखना है। और यहाँ Hg2+ डाइल्यूट भी कई बार नहीं लिखा हुआ हो सकता है। यदि हम टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, 333 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो इसमें यदि वाटर का एडिशन होगा तो इसमें ट्रिक हम लास्ट प्रोडक्ट का कैसे कर सकते हैं अंदाज़ा। तो ज़रा यहाँ पर देखिए, ट्रिपल बॉन्डेड जो हमारे पास ये कार्बन है, उसमें जिसमें H है उसमें वाटर के दोनों H को ऐड कर देना है। इससे इसकी तो 2 वैलेंसी पूरी हो गई, इसका एक ही बॉन्ड रह जाएगा, 2 बॉन्ड हट जाएगा। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो चुकी है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा O डबल बॉन्ड बना के। यानी हमें यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड यहाँ से सेटिस्फाई करना है ऑक्सीजन के साथ, और इसके 2 बॉन्ड सेटिस्फाई करने हैं बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर में से। इस तरह से हमें प्रोडक्ट एग्जैक्ट यही आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा कीटोन ईजिली आ गया। क्या इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है या ओनली कीटोन बनता है, तो हम देखते हैं। यदि हमने यहाँ पर इथाइन ले लिया है, इथाइन में हम सेम टाइप से एडिशन करें। वाटर को मैं अंडरस्टूड मान लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वाटर गिवन नहीं रहता कई बार। तो क्या हो जाएगा, वाटर का यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो किसी भी एक कार्बन में दोनों H ऐड कर दें। जैसे हमने दोनों H ऐड कर दिया, CH3 बना दिया। तो इसको क्या करेंगे, CH के साथ O डबल बॉन्ड में लगा देंगे, यानी HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा CH3।
इस तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन एल्डिहाइड ओनली इन द केस ऑफ इथाइन बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। ओनली इथाइन गिव्स एन एल्डिहाइड इथेनल। ओनली हमें इथाइन इथेनल दे रहा है, ऑल अदर एल्काइंस जो है सबके सब कीटोन्स ही देगा, यानी ऑल अदर एल्काइंस गिव कीटोन्स। इसको बच्चों आप लोग नोट करेंगे। कीटोन्स ओनली, इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से हमारा एडिशन हो सकता है वाटर का। इसी में हम एडिशन ले लेते हैं HCN का। तो यदि हम यहाँ पर इथाइन में HCN की एडिशन कर रहे हैं, HCN का एडिशन बिल्कुल H2O की तरफ फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव एडिशन भी फॉलो करेगा। यदि हमारा एल्काइन एसिमेट्रिकल है, तो यहाँ तो सिमेट्रिकल है, तो क्या होने वाला है, किसी एक कार्बन में H+ को ऐड कर देंगे और दूसरे में CN- को ऐड कर देंगे। जैसे हमने इसमें इस CH में CN ऐड कर दिया और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लिया और इसको CH2 बना दिया, और ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल होता है। इसका एक कमर्शियल नेम है एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका जो पॉलीमर बनाया जाता है वो हमारा एक तरह से आर्टिफिशियल वूल की तरह काम करता है, और ये बहुत ही अच्छा वूल होता है जिसको ओरलॉन कहते हैं। इसका जो पॉलीमर है वो ओरलॉन होता है, इसको हम ध्यान रखेंगे, जो कि वूल का सब्स्टिट्यूट है। तो हमारा यहाँ पर एक्राइलोनाइट्राइल बन गया। इसका यदि हम IUPAC नेम लें तो IUPAC नेम क्या होने वाला है, 1 2 3, ये हमारा प्रोपीन नाइट्राइल दिख रहा है। प्रोप कितने पर इन हमारा है, सेकेंड पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, और नाइट्राइल फर्स्ट पर नाइट्राइल है, तो फर्स्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये इसका IUPAC नेम है, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन कमर्शियली ये एक्राइलोनाइट्राइल कहलाता है, जिसका पॉलीमर ओरलॉन यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको ओरलॉन कहते हैं, वो हमारा वूल का सब्स्टिट्यूट है। इसको माइंड में रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेगा, उसको पॉलीमर कहते हैं, और उसका जो रिएक्शन है वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। जैसे आपका इथीन पॉलीमराइज हो रहा था क्योंकि वहाँ भी पाई बॉन्ड था, और ये पॉलीमराइज एडिशन के थ्रू ही होगा क्योंकि पाई बॉन्ड में एडिशन होता है। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड में एडिशन होगा और एडिशन के थ्रू हमारा पॉलीमराइजेशन होगा। तो सबसे पहले इसमें दो तरह का पॉलीमराइजेशन है, उसको हम देख रहे हैं। एक हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन, इसको ज़रा माइंड में रखना है। और लीनियर पॉलीमराइजेशन जैसे हमारा इथाइन है, इथाइन के N मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होंगे हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इसमें क्या होने वाला, एक पाई बॉन्ड हमारा हट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा CH डबल बॉन्ड CH, और इसमें हम पॉलीमर का सिंबल लगा देंगे, आगे N लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया इथाइन, इथाइन से बन गया पॉलीथाइन। तो हमारा पॉलीथाइन बनता है यहाँ पर, यानी पॉलीमर बनता है। यदि हम यहाँ पर प्रोपाइन ले लें तो पॉलीप्रोपाइन बनेगा। सेम कंडीशन रखना है। तो लेकिन इसमें CH3 तो हमारा एडिशन करेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा इसके बॉन्ड पूरे हैं और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। CH3 आ जाएगा ब्रांच की तरह, और यहाँ पर हमारा C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और इसमें हम पॉलीमर का सिंबल लगा देंगे। यानी ऐसे मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होते जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा पॉलीप्रोपाइन। और ये हमारा है प्रोपाइन। एक हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये इथीन में एल्कीन में पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर पॉसिबल है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जैसे जब हम इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं,
तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होकर, क्योंकि 3 है पॉलीमराइज ही बोला जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल बोला जाएगा, ये पॉलीमराइज होकर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बना लेता है। और इस रिएक्शन को हम बेंजीन के प्रिपरेशन में भी यूज़ करेंगे। यानी इथाइन हमारा पॉलीमराइज होकर, कब पॉलीमराइज होगा, जब उसको रेड हाइट आयरन ट्यूब से हाई प्रेशर पर पास करेंगे तो आपका ये बन जाएगा बेंजीन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा साइक्लिक है, इसलिए इसका नाम रखा गया साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों हम लोग पहुंच गए अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के टॉपिक पर। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा है क्या, जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था बहुत कम कंपाउंड थे, उस टाइम में देखा गया था कि इसमें कुछ न कुछ एक अलग सी एरोमा है, अलग सी खुशबू है, जिसकी वजह से इसको कहा गया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्मेल लेस है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसकी स्मेल बहुत ही ख़राब है, तो उनको भी उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में लिया जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही मैच करती है। अब देखेंगे उनमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसे हम पहचान करेंगे। तो उससे पहले लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है। तो हमको यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है बेंजीन के बारे में। बेंजीन इसका नेम है और इसका फॉर्मूला है C6H6। इसको ध्यान में रखेंगे, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ जितने भी वर्टिसेस दिख रहा है आपको, वो सब के सब कार्बन है। और यहाँ पर साफ साफ अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहा है। ऐसा ही हमारा टॉल्विन होगा, यदि इसी बेंजीन में से एक H को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए CH3 ग्रुप से। इसको वैसे मिथाइल बेंजीन IUPAC के बेसिस पर कहा जा सकता है, लेकिन इसका कमर्शियल नेम टॉल्विन है और टॉल्विन आपका यूज होता है IUPAC नेम में। यदि इसी में हम 2 CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये जाइलिन बन जाता है। और यदि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेकेंड पोजीशन पर हो, यानी ऑर्थो पोजीशन पर हो, तो इसको ऑर्थो जाइलिन कहा जाता है। क्या इसको हम टॉल्विन करके नेम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। अब जब तक एक ही CH3 रहेगा तभी तक उसको हम टॉल्विन कह सकते हैं। अब इसको हम कहेंगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो हमारा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया। इसी तरह से यदि हम इसको मेटा ग्रुप पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगा दें तो वो कहलाएगा मेटाजाइलिन। ये हो गया हमारा M जाइलिन। और IUPAC नेम में इसको कहा जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है। इसी तरह से हमारा पैराजाइलिन हो सकता है। जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 और 4 पोजीशन पर हो, इसको हम पैराजाइलिन कहेंगे। और IUPAC नेम में इसका नेम हो जाएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसी तरह से आपका एंथ्रासीन और नेप्थैलिन भी हो सकता है। नेप्थैलिन में 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। और इसमें अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड इसमें अगले वाले में यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा नेप्थैलिन। नेप्थैलिन बॉल्स होता है जो कि काम आता है वहाँ पर जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए कपड़ों में, उसका यही फॉर्मूला है। और यहीं पर आपका एंथ्रासीन होगा जब 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। तीन बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर है एक्चुअली, यहाँ पर पूरे 3 बेंजीन रिंग नहीं है। साफ साफ देख रहे हैं कि कार्बन एटम कम हो रहा है। ये हमारा हो जाएगा एंथ्रासीन।
ये सब के सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और हम इन्हीं के बेसिस पर समझेंगे इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कॉमन होनी चाहिए। और यहाँ पर हम आगे सीखेंगे कि कंडीशंस हमारा एरोमेटिसिटी का क्या क्या होगा। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या आपका कॉमन होता है, कौन से बेसिस पर उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नए जो बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो स्मेललेस या काफ़ी बुरे स्मेल के होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एरोमेटिक है, तो उसके लिए कंडीशंस बनाए गए हैं एरोमेटिसिटी के। ये कंडीशन हमारा बेंजीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन ये सब के सब फॉलो करता है, चाहे वो टॉल्यूइन हो चाहे जाइलिन हो, सब फॉलो करता है इसको। तो हमें इसमें कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है यहाँ पर देख रहे हैं हम। कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें कंडीशन जो हमारा है वो सबसे फर्स्ट है प्लेनरिटी। एक तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी साइक्लिक होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी प्लेनरिटी के साथ साथ, और प्लेनरिटी तभी होगी जब कार्बन एटम हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल फोकस करना है, साइक्लिक होना चाहिए उसको। सेकेंड हमारा क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी अल्टरनेट में सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी यह पॉसिबल है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर सीखेंगे कि किस तरह से आएगा। थर्ड हमारा है, इसको हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, फॉलोइंग हक्कल रूल होना चाहिए। हक्कल रूल क्या है, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो भी होगा उसको 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ रिंग जनरली लिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जरा देखिए, हम इस पर बेंजीन को देखते हैं कि बेंजीन इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि हम बेंजीन में देखें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से हर एक कार्बन sp2 में आ रहा है। ये दोनों कार्बन हमारे sp2 हैं, ये दोनों कार्बन भी sp2 हैं क्योंकि दोनों के पास डबल बॉन्ड है। ये दोनों कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है। यदि हम बेंजीन में देखें, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रही है, क्योंकि अल्टरनेट में है तो ये बॉन्ड अलग अलग जगह पर यानी अपने बगल वाले जगह पर जा सकता है। इस तरह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का यानी पाई बॉन्ड का हो रहा है, यानी सेकंड कंडीशन को भी पूरा कर रहा है ये। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड का यदि नंबर देखा जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारा 3 है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो जितने बॉन्ड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब क्या 6 को हम 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, यहाँ पर रिंग एक ही है, 4n+2 यानी हमारा 6 आ रहा है, यानी ये थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन माना जाएगा। और भी हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो यहाँ पर हम और भी उसको देख रहे हैं, जैसे हमारे पास नेफ्थैलिन है, नेफ्थैलिन भी इस पूरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हमारा प्लेनरिटी है यहाँ पर भी, टोटल यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन प्रेजेंट है और 10 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। क्लियरली यहाँ पर प्लेनरिटी भी मेंटेन्ड है अपने आप में। एंड एज वेल एज यदि देखें तो अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड के, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का।
तो पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी उसको भी फुलफिल कर रहा है। यदि हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखें, टोटल यहाँ पर 5 है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और 10 को हम यदि 4 × 2 + 2 लिखें, क्योंकि यहाँ पर रिंग का नंबर 2 है, तो आपको 10 इसमें आ जाता है। 4 2 जा 8 + 2 10। इस तरह से ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम जरा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन sp2 हो गया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। क्लियरली सब में एक एक हाइड्रोजन है, यानी प्लैनेटरी मेंटेन्ड है। यदि हम देखें पाई बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज है, लेकिन देखें क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 2 × 2 + यानी 4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये बाकी सारे कंडीशंस को फुलफिल भले ही कर दे, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n + 2 पाई हकल रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। यदि हम यहाँ पर पेंटाडाइनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन ले लें, यानी यहाँ पर यदि नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर जरा देखें क्या कंडीशन है। ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ डिलोकलाइज हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज हो सकता है। यहाँ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं था, लेकिन यहाँ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है प्रेजेंट। ये दो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। अब एक बात और हम यहाँ पर ध्यान रखें, एक नई बात, यदि हमारे पास sp2 कार्बन कहीं पर प्रेजेंट है, उसके अल्टरनेट कोई भी एटम पर यदि हमारा कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, और यदि लोन पेयर का नंबर ज़्यादा हो, पहले तो हम एक ही लेते हैं, यदि एक ही लोन पेयर हो तो उस लोन पेयर को हम क्या मानेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन मानकर चलेंगे। यदि लोन पेयर 2 या 3 हो तो हम उसमें से किसी एक लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, यानी लोन पेयर वहाँ एक, कम से कम एक वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा और एक ही को पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो क्लियरली पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि निकाला जाए, यहाँ पर 2 तो हमारा पाई बॉन्ड है, 2 2 जा हो गया 4 + 2 हमारा लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा 6 आ रहा है, और ये 4 × 1 + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हकल रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंडीशंस थे जो कि हमने एरोमेटिसिटी में कर लिया है, और नोमेनक्लेचर में टॉल्विन के बेसिस पर आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो नोमेनक्लेचर हमने कर लिया है। अब बेंजीन का जो प्रिपरेशन है, हमें बेंजीन को लेकर फोकस करना है पूरे इस हाइड्रोकार्बन में। बेंजीन का जो प्रिपरेशन है, उनके जो भी रिएक्शंस हैं, उसका जो भी मैकेनिज्म है रिएक्शंस का, क्योंकि मैकेनिज्म भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, उन सब को हम अपने अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसको समझिए और अपने दोस्तों में शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।